हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी जो रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 5 एंड लेवल 4 के एग्ज़ाम्स हुए थे। ठीक है, देखिए 9 मई को लेवल 5 का एग्ज़ाम हुआ था 2 शिफ्ट में। ठीक है, और दोनों शिफ्ट के पेपर्स यानी कि मैथ का पोर्शन मेनली हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के इस लेक्चर में देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो लेवल 4 का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 10 मई 2022 को, वैसे तो ये एक ही शिफ्ट में हुआ था, तो इसको शिफ्ट 1 2 करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में दोस्तों इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको एक आइडिया आएगा कि एक्चुअल में हमें पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना था, किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स पहले से प्रिपेयर होने चाहिए एग्ज़ाम में बैठने से पहले। ठीक है, तो आप इनको रेगुलरली फॉलो करते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए कॉन्सेप्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, कुछ आपका बेनिफिट होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8,000 रुपये की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित की। ठीक है जी, कह रहा है राम के लिए जो ब्याज की गणना है वो वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, और जबकि दीप्ति के लिए जो ब्याज की गणना है वो 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को राम की तुलना में कितनी राशि अधिक प्राप्त होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए ये थोड़ा कैलकुलेटिव बन सकता है अगर आपको जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो नहीं पता तो। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको करना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं एक साइड में तो ये राम है, ठीक है, और ये एक साइड में है दीप्ति। ठीक है जी, अब देखिए दो साल का टाइम पीरियड है। ठीक है, और चक्रवृद्धि यानी पर एनम के आधार पर 30% चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर राम के लिए ब्याज मिल रहा है। तो इसके लिए तो टाइम पीरियड तो है 2 ईयर्स, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है कितना, 30%। तो आप मुझे खुद बता दीजिए CI का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 30% के रेट से 2 साल के लिए। आपको निकालना आना चाहिए, नहीं तो मैं एक लेक्चर से इसके लिए अलग से बना दूंगा एक लेक्चर, कैसे कि 2 साल के और 3 साल के लिए जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है CI का वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए तो 30 और 30 60, और 30 तिया 900, यानी कि 30 900, तो यानी 60 और 9 69% तो आ जाएगा इसके लिए, राम के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दीप्ति की। ठीक है, दीप्ति के लिए बोल रहा है कि अब देखिए 2 साल में आप मुझे बताइए 8-8 महीने के कितने साइकिल हो गए। 2 साल का मतलब 24 मंथ, तो 8-8 महीने के कितने साइकिल हो गए, 3। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है दीप्ति के लिए वो तो है 3 साइकिल का। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आप मुझे बताइए। जो 30% है ना, ये तो 12 महीने के लिए पर एनम के हिसाब से आपको तो निकालना है 8 महीने के लिए। ठीक है, 8 मंथली बोला है तो 8 महीने के लिए निकाल दीजिए। तो काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 ढाई 30। ठीक है, तो कितना बन गया, 10 दूनी 20%। ठीक है, अब देखिए 20% के रेट से 3 साइकिल के लिए या 3 वर्ष के लिए आप मानिए जो CI का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपको निकालना आना चाहिए, नहीं तो 20% का तो आपको बिल्कुल कंठस्थ ही होना चाहिए, वो बनेगा आपका 72.8%। ठीक है, तो ये तो हो गया दीप्ति का, और ये हो गया किसका, राम का। अब आप मुझे बताइए कि दीप्ति को कितना परसेंट ज़्यादा मिल रहा है, 69 से 72.8 कितने परसेंट ज़्यादा है, 3.8% ज़्यादा है। ठीक है, तो यही निकाल दीजिए आप कितना ज़्यादा है। तो टोटल ये जो प्रिंसिपल था कितना था, 8,000, 8,000 का आप 3.8% निकाल दीजिए। ठीक है, और इस पॉइंट को हटाने के लिए आप इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 से गुना कर दीजिए, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट जाएंगे, गुना कर दीजिए। 8 8 64, 6 8 ते 24 और 6 30, तो 304 रुपये ज़्यादा मिलेंगे दीप्ति को। यही हमारा आंसर है। देखिए कितना कैलकुलेटिव सवाल मैंने कितने इजी वे में और कितने आसान तरीके से आपको समझाया है।
आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। 304 ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कविता ने 4,000 रुपये की एक धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की जाती है। 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन बताना है। तो देखिए ये तो इजी सा क्वेश्चन है भाई। 6.25% है, ये क्या है हमारा 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए कह रहा है, तो 2 साल के लिए कितना बन जाएगा, इसका डबल कर दीजिए 12.5%। ठीक है, तो आप 12.5% का अगर आप या तो 1/8 हो जाएगा, फ्रैक्शन में निकाल लीजिए। 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। ठीक है, अगर हमारा प्रिंसिपल अगर 8 था तो अमाउंट कितनी बनी, 1 का ब्याज मिला तो 9 अमाउंट बनी। ठीक है, तो और सवाल के हिसाब से देखिए प्रिंसिपल 8 नहीं, ये तो 4,000 दे रखा है, तो यानी 8 की वैल्यू कितनी है 4,000। ठीक है, और 9 की वैल्यू अमाउंट पूछिए, प्रिंसिपल तो निकाल दीजिए। ये कितने गुना है 500 गुना, तो इसको भी आप 500 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 पंजे 4500। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर होगा, अच्छा लगा होगा कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, रुचिरा को एक कार्य को 22 दिनों में पूरा करना था। ठीक है जी, कोई रुचिरा नाम की कोई लेडीज है जिसको कोई कार्य 22 दिनों में करना है टोटल। ठीक है, हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग किया है। देखिए अगर प्रतिदिन वो 1/30 काम कर रही है तो 10 दिन तक उसने कितना काम कर दिया होगा, 10 से 10 यानी कि 1/3 काम उसने कर दिया होगा, यानी कि ये डन है। ठीक है, तो बचा कितना है जी, अगर टोटल काम हमारा 1 होता है 100% होता है, तो 1 में से अगर 1/3 हो गया तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 2/3। ठीक है, अब कह रहा है रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करना होगा ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके। तो देखिए यहाँ इसने काम जो किया है ये 10 दिन किया है। ठीक है, तो बचा हुआ कितने दिन बचे, कितने 12 दिन। तो आप मुझे बता दीजिए 2/3 काम बचा है प्रतिदिन, उसको 12 के हिसाब से यानी कि 12 दिन में कितना काम करना होगा, 2 छक्के 12 6 यानी 1/18 काम उसको टोटल करना होगा। यही हमारा आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, देखिए थोड़ा लैंग्वेज में घुमा रखा है, बाकी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है ये, और वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप पूछी है। तो देखिए आप यहाँ अगर क्लियरली अगर इसको देख पा रहे हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो ये 9x का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको आप, 81x स्क्वायर को। ठीक है, प्लस में जो 16 है इसको 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, प्लस में बीच में क्या होता है हमारा 2ab, तो 2 गुना में 9x इंटू में 4 आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए 2ab, तो a तो हो गया 9x, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और b हो गया हमारा 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 9x प्लस में 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। मान लेते हैं एक वर्ग है जिसकी भुजा a है। ठीक है, मान लेते हैं ये वर्ग है जिसकी भुजा a है, प्रत्येक भुजा a है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा कितना a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9x प्लस में 4। पर इस टाइप में तो ऑप्शन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा आपको, बट एक चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही है, वो क्या कि भाई देखिए यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है 2 ऑप्शंस में, तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो a की वैल्यू आएगी 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 9x/2 प्लस में 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये वर्ग की साइड ही पूछी थी हमसे, तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है किसी व्यक्ति को एक कुर्सी इतने रुपए में बेचकर 27% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आप कैलकुलेशन में उलझ सकते हैं। बस देखिए जो 2558.77 है ना, ये 27% का लाभ हो रहा है ना इतने में बेचकर, तो यानी कि ये 127 की वैल्यू है। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी CP पूछा है, तो आप करिए क्या, इस पॉइंट को
हटाने के लिए बटे में 100 कर दीजिए, ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा। अब आपकी टास्क कितनी है कि इसको 127 से भाग देना है बस, ठीक है। तो भाग दीजिए 25, 58 और 170, इसको भाग देना है कितने से, 127 से, ठीक है। 2 बार जाएगा 254 हो जाएगा, ये 25 नहीं ये 28 है, ठीक है, और ये 28 है, ठीक है। तो देखिए 5 में से 4 गया तो 1, 28 में से 25 गए तो 3, उतार लिया क्या 8 का, फिर दीजिए 2 बार तो 254 बार ही जाएगा, ठीक है। 8 में से 4 गए तो 4, 25 और 6 31, 6 उतार लिया 7 का, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60, 5 बार जाएगा, 5 सत्ते 35, 3 12 पंजे 60 और 3 63, 7 में से 5 गए 2, 64 में 63 गए तो 1 उतार लिया 7 का। तो आप क्लियरली देख सकते हैं 127 से 1 बार जाएगा, तो 2251 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है इतने 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 का HCF x है तो x के अंकों का योग बताइए, यानी HCF निकाल के उसके अंकों का योग बताना है। तो देखिए निकालिए, देखिए 1683, 2244 और 5049, ठीक है। इसके अंकों, पहले इसका HCF निकालिए। तो नज़दीकी दो संख्याएं उनका अंतर ले लीजिए, इन दोनों का आप अंतर लीजिए पहले, ठीक है। अंतर लेंगे तो कितना बनेगा, देखिए 4 में से 3 गया तो 1, मैं इन दोनों का अंतर निकाल रहा हूँ, ठीक है। 14 में से 8 गए तो 6 और 21 में से 16 गए तो 5। अब आप देखिए क्या 561 से इन तीनों में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इससे छोटा और देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इससे 3 बार जा रहा है, बिल्कुल 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 पंजे 16, बिल्कुल जा रहा है। इससे 4 बार जा रहा है, ठीक है, इससे 9 बार जा रहा है, 3 बार, 4 बार और 9 बार, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों में भाग जा रहा है तो हमारा HCF 561 ही होगा, पर कह रहा है HCF नहीं, उसके अंकों का योग बताइए। तो 5 + 6 + में 1, 5 और 6 11 और 1 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इतने इतने और इतने को विभाजित करने पर, ठीक है, उस संख्या से, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इतने इतने और इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर होता है के अंकों का गुणनफल बताइए। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या है तो इसका मतलब हमें HCF निकालना पड़ेगा इन संख्याओं का। तो देखिए 2996 है एक संख्या, दूसरी है 4752 और तीसरी है 7825, ठीक है। तो इनका HCF निकालिए, ठीक है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो कितना बनेगा, देखिए 12 में से 6 गए तो 6, ठीक है, यहाँ बचे 4, 14 में से 9 गए तो 5, ठीक है, यहाँ बचे 6, 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, 1756 आ गया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो देखिए 5 में से 2 गया तो 3 और 12 में से 5 गए तो 7, ठीक है। यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 4 गए तो 3, ठीक है, एक ही आ गई। अब आप बाकी के इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट का, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। तो देखिए 15 में से 6 गए तो कितना बनेगा 9, ठीक है, और यहाँ बचे 15 में से 6 गए तो 9, 11 में से 9 गए तो 2, ठीक है, 17 में से 9 गए तो 8 और 6 में से 2 गए तो 4, ये 3 संख्याएं बची। अब आप देखिए क्या ये इनसे डिविजिबल है, क्या ये इससे डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। अब आप करिए क्या, इनका फिर से डिफरेंस लीजिए। अगर आप इनका डिफरेंस लेते हैं, दो नज़दीकी संख्याओं का डिफरेंस लीजिए, ठीक है। तो देखिए 13 में से 6 गए तो 7, ठीक है, यहाँ बचे 6, 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है, 30 में से 17 गए तो कितना बचा, 30 में से 17 गए तो 13। अब आप देखिए क्या ये इससे डिविजिबल है, 1317 से ये 2916 नहीं, इसका मतलब ये हमारा HCF नहीं है अभी,
ठीक है। इस HCF इससे भी कोई छोटी संख्या होगी तो आप करिए क्या, 7 और 1 8 और 3 11 12, 3 से काटिए इसको। 3 से काटते हैं तो 3 चौक 12 बचा 1, 3 तिया 9 बचे 2, 3 नाम 27। अब आप देखिए क्या ये इससे डिविजिबल है? देखिए आपको समझाता हूँ थोड़ा। देखिए क्या ये इससे डिविजिबल है? 4 7 28, 4 9 चौक 36, यानी कि 4 बार जाएगा ये बिल्कुल। ठीक है, ये इसमें देखेंगे तो ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल। इसका मतलब यही हमारा HCF है। कितना हो जाएगा? 439। ठीक है, अब कह रहा है HCF नहीं उसके, देखिए अगर इससे भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचेगा। ठीक है, तो 439 के अंकों का गुणनफल बताइए। तो 4 गुना में 3 गुना में 9, 4 तिया 12 नम्मा 108 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्या कह रहा है? देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा एक लड़का किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 36 सेकंड में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताइए। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक क्या है वर्गाकार मैदान, मान लेते हैं ये वर्गाकार मैदान है। ठीक है, और इसका एक विकर्ण दे रखा है हमें, मान लेते हैं ये विकर्णतः वो चल रहा है। ठीक है, और देखिए कितने की स्पीड से चल रहा है? तो स्पीड इसने गिवन है हमें कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में बदलिए तो 5 गुना में 18 से गुना कर लीजिए, 2 से 9 बार, 2 से 2 बार, तो 10 मीटर पर सेकंड हमारा आ गया क्या? स्पीड। ठीक है जी, अब दूरी हमें पता है और देखिए समय दे रखा है हमें 36 सेकंड। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है यहाँ, वो आप निकाल लीजिए। दूरी बराबर होती है हमारी 4 गुना में समय, स्पीड इनटू में टाइम, तो हो गया हमारा स्पीड है 10, टाइम है हमारा, सॉरी ये 10/9 है। ठीक है, तो 10/9 इंटू में टाइम है 36, काटिए इसको, 9 चौक 36, तो ये आ गया कितना? 40। ठीक है, मीटर। अब आप देखिए अगर हमारा डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है? √2a। ठीक है, तो डायगनल दे रखा है हमें 40 बराबर √2a, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा हमारा? 20√2। इतना आपको निकालना आना चाहिए। अब क्या कह रहा है? इसका एरिया बता दीजिए, तो एरिया निकाल दीजिए। एरिया में क्या दिक्कत है? अगर आपके पास साइड आ गई तो एरिया होता है हमारा कितना? a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यानी 20 20 400 दूनी 800, 800 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है? ए स्फीयर हैज ए रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, ए सॉलिड सिलेंडर हैज ए बेस रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ h सेंटीमीटर। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज हाफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। मान लेते हैं ये तो है एक स्फीयर, ठीक है, और दूसरा दे रखा है हमें एक सिलेंडर यानी कि बेलन। ठीक है, ये है हमारा सिलेंडर। ठीक है जी, क्या कह रहा है कि स्फीयर की जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर। तो बना लीजिए ये स्फीयर की रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और जो सिलेंडर है उसकी बेस रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। बना लीजिए जी, ये है 4। ठीक है, तो क्या कह रहा है? और हाइट कितनी गिवन है? h। ठीक है, ये 4, हाइट गिवन है h। तो देखिए हाइट भी बना लीजिए आप, ये रही हाइट, और ये गिवन है कितनी? h। ठीक है, क्या कह रहा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है जी? 2πr इंटू में r प्लस में h। ठीक है, इज हाफ दी सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, अब कह रहा है जो सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का हाफ है इससे, यानी इस स्फीयर से इस सिलेंडर का हाफ है। अगर इसको हम 2 से गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसको बराबर कर दीजिए बस। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4π से तो
ये 4 पाई कट जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 8, 8 8 64 बराबर, यहाँ आर की वैल्यू कितनी है 4, 4 इंटू में 4 प्लस में एच। ठीक है, 4 से कटेगा ये कितना 16 बार, 16 बराबर 4 प्लस में एच, तो हमारा एच की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4 चौक 16 में से 4 गए तो 12 है, यानी कि 12 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, द लेंथ्स ऑफ ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर रेस्पेक्टिवली 18 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। तो देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप तुरंत कर दोगे, नहीं पता तो नहीं होगा, बस इतना सा क्वेश्चन है ये। तो देखिए मैं आपको थोड़ा डायग्राम के हेल्प से ही समझाता हूँ क्या कह रहा है ये। मान लेते हैं ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, और जो पैरेलल साइड्स हैं, बड़ी वाली तो दे रखी है इसने 18 और छोटी वाली पैरेलल साइड दे रखी है 15, और कह रहा है इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो दे रखी है कितनी 12। ठीक है, ये 12 है, तो आपको इसका एरिया पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपके लिए। एरिया होता है इसका 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। ठीक है, तो देखिए रख दीजिए इस फॉर्मूला में वैल्यू, कितना बनेगा एरिया बराबर 1/2, पैरेलल साइड्स का सम कितना हो जाएगा जी 18 और 15 33 इंटू में हाइट कितनी है 12। ठीक है, 2 छिक्के 12 गुना करिए 6 18, 6 18 और 1 19, यानी 198 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है ए सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। ठीक है, देखिए पहले बना लीजिए क्या कह रहा है ये, कि एक सिलेंडर एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, यानी कि मान लेते हैं ये वो स्फीयर है, थोड़ा इधर बनाते हैं, ये वो स्फीयर है। ठीक है, और कह रहा है इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब है, तो बना लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5/6 टाइम्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अगर स्फीयर की रेडियस मान लेते हैं, ये स्फीयर है और ये सिलेंडर है, कह रहा है रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की जो रेडियस है वो तो है 5/6 टाइम्स द हाइट ऑफ द, अगर ये इसकी हाइट अगर 6 है सिलेंडर की, तो स्फीयर की रेडियस है वो कितनी बन जाएगी 5, ये कहना चाह रहा है। तो देखिए अगर ये इस स्फीयर का सेंटर O है, तो यहाँ से मान लेते हैं ये सिलेंडर की रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगी ये इसकी रेडियस होगी स्फीयर की, कितनी गिवन है 5। ठीक है, और सिलेंडर की हाइट कितनी गिवन है 6। तो देखिए टोटल अगर पूरी हाइट 6 है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बनेगी 3। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी 3। ठीक है, तो टोटल बन जाएगी 6। ठीक है, ये क्या है हमारी हाइट। एक मिनट, हाइट। ठीक है, अब देखिए आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट्स कि भाई अगर ये हाइपोटेनस, ये हमारा परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 4। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर और स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो बताइए, वॉल्यूम का। ठीक है, तो देखिए निकाल दीजिए इनके वॉल्यूम का रेशियो। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr² इंटू में h। ठीक है, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³।
ठीक है। तो देखिए वैल्यू पुट करिए, यहाँ से पाई से तो पाई कट जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है सिलेंडर में, सिलेंडर की रेडियस है कितनी 4, तो यानी 4 चौक 16 गुना में हाइट कितनी है जी सिलेंडर की 3 और 3 6, ठीक है, बराबर रेशियो, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी है स्फीयर की रेडियस, तो ये रही 5, 5 की क्यूब कितना हो जाएगा 4/3 इंटू में 5 की क्यूब कितना आ जाएगा 125, ठीक है। तो 4 से काटिए, 4 चौक 16, तो 4 छक्के 24 और 3 24 72, तो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम का रेशियो 72/125, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, लेस देन 10 लेस देन ए गिवन नंबर के, 10 मोर देन द गिवन नंबर के एंड 38 मोर देन द गिवन नंबर के आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बस ये आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। तो देखिए 10 लेस देन है यानी कोई के से 10 कम और के से 10 ज़्यादा और के से 38 ज़्यादा, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये बोला है। तो देखिए मान लेते हैं 3 संख्याएं, मैं आपको बता देता हूँ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है। मान लेते हैं 3 संख्याएं ए बी सी और ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब है कि इन दो पहली दो का रेशियो बराबर होगा अगली दो का रेशियो के, यानी बी रेशियो सी, ये आपको पता होना चाहिए बस। अब आपको क्या करना है कि आप ऑप्शन से उठा के देखिए, अगर आपको वैसे सॉल्व करने लगेंगे तो आप फंस जाएंगे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी सॉल्व करने में फंस जाएंगे, तो आप ऑप्शन से उठाइए डायरेक्ट, ठीक है। पहले ऑप्शन अगर हम 40 लेते हैं तो देखिए 40 में से के की वैल्यू अगर हम 40 रखते हैं तो 40 में से 10 गया तो 30, इनका रेशियो निकाल रहा हूँ मैं, और 40 और 10 50, यानी कि 3/5 आएगा। इनको चेक करते हैं, 40 और 10 50 रेशियो, 40 और 38 78, क्या ये 3/5 है, नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन चेक करिए, देखिए अगर हम 70 लेते हैं तो 70 में से 10 गया तो 60 और 70 और 10 80, तो 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 3/4, ठीक है। और अगला ऑप्शन लेते हैं तो ये आएगा 70 और 10 80 और 70 और 30 108, ठीक है। तो कितना बनेगा 8 से 4 से काटिए, 4 से 20 और 4 से काटेंगे तो देखिए ये 3/4 में नहीं आ पाएगा, तो दूसरा ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन चेक करिए, अगर हम 60 लेते हैं, ठीक है, तो बनेगा हमारा 60 में से 10 गया तो 50 और 60 और 10 70, यानी कि 5/7 आ जाएगा, ठीक है। अगला इसमें रखते हैं, देखिए 60 और 10 70, ठीक है, रेशियो, और 60 और 38 98, 14 से काटिए, 14 पंजे 70, 14 सत्ते 98। आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि दोनों केसों में हमारी बराबर वैल्यू आ रही है, ये भी 5/7, ये भी 5/7, दोनों बराबर हैं, इसलिए हमारा 60 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, एक निश्चित काम को करने के लिए ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात दे रखा है 3:5:8। मान लेते हैं 3 बंदे हैं ए बी और सी और इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है कितना 3:5:8, ठीक है जी, ठीक है। एक साथ काम करते हुए वे एक निश्चित काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा टोटल वर्क होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू में टाइम। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है 8 5 13 और 3 16, और टोटल टाइम कितना ले रहे हैं 15 दिन। तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क कितना 15 15 225 15 240, ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है जी। क्या कह रहा है, देखिए यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं, तो देखिए ए और बी काम कर रहे हैं 12 दिन तक, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 8, और 8 की एफिशिएंसी से 12 दिन में कितना काम कर देंगे 96, ठीक है। 96 इन्होंने कर दिया तो इसमें से 96 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना काम बचा
10 में से 6 गए तो 4, 23 में से 9 गए तो 14, 144 काम बचा। अब कह रहा है ये जो बचा हुआ काम है, शेष काम को सी द्वारा कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। तो 144 काम को सी की एफिशिएंसी 8 की एफिशिएंसी से 18 × 144 होता है, तो 18 दिन में कर लेगा। 18 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स, ये मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। देखिए 10 और 22 के बीच सभी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स, ठीक है, सभी प्राइम नंबर्स का माध्य बताइए। माध्य का मतलब मीन बताइए, ठीक है। तो देखिए 10 और 22 के बीच में लिख लेते हैं। 10 से अगला 11, ठीक है, 13, 17 और 19 यही होंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो आप देखिए कि 19 और 11 30 और 17 और 13 30, तो टोटल कितने हो गए 60, और ये टोटल हैं कितने जी 4, ठीक है। तो 4 से भाग दीजिए, कितना बनेगा 15। 15 हमारा माध्य आ जाएगा, मीन आ जाएगा। 15 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 7 नाम 63 प्लस में 8 तिया 24 प्लस में 3 कितना बन गया 63 और 3 66, 66 और 24 कितना बन गया 90, भाग में यानी बटे में। देखिए 8 नाम 72 9 प्लस में 9 चौक 36, 36 और 9 यानी कि 45, 45 दूनी 90, 2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा, मान लीजिए n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 15, 25, 35, 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो और n 2271 से विभाज्य है, n के अंकों का योग बताइए। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, देखिए बेसिक क्वेश्चन है वैसे तो ये, कि आपको करना क्या है। मान लेते हैं 15, 25, 35, 40 और 42 इनका एलसीएम, ठीक है, इनटू में k और एक शेष बच रहा है तो प्लस में 1, ठीक है। ये वो संख्या होगी, ये वो नंबर होगा जो कि, ठीक है, ये वो नंबर होगा जो 271 से विभाज्य है और n के अंकों का योग हमें बताना है। मैं इसको n के बराबर ही लिख देता हूँ क्योंकि n बोला है इसने, ये वो संख्या होगी, ठीक है। अब आपके लिए टास्क ये है कि आप इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम आपको निकालना है। तो देखिए आप करिए क्या, आसानी के लिए देखिए आप सबसे बड़ी संख्या उठाइए। मान लेते हैं एलसीएम 42 है। क्या 42 में सबका भाग जाता है? नहीं जाता, ठीक है। अब आप बाकी संख्याओं को देखिए। अब आप देखिए ये है 3 गुना में 5, ठीक है। ये है 25 को 5 है सब में, तो 5 ही रहने दीजिए, ठीक है। 25 को 25 रहने दो। इसको लिखिए 5 गुना में 7, इसको लिखिए 5 गुना में 8, ठीक है। अब आप देखिए कि देखिए इस 42 में आप 42 ले चुके हो तो इस 7 को हटा सकते हो, 7 आ चुका है, ठीक है। और इस 42 में 3 भी आ चुका है, हटा सकते हो, ठीक है। इस 5 में से आप 25 ले सकते हो, ठीक है। और इस 42 में देखिए 2 आ चुका है, 4 नहीं आया, इसलिए 4 और लीजिए। बस इस तरीके से आपको करना था। 25 चौका 100 यानी कि हमारा एलसीएम आ जाएगा 4200, ठीक है। ये आ गया हमारा एलसीएम। तो देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि 4200 के, ठीक है, और ठीक है ये 4200 के है, ये 271 से पूर्ण तरह से विभाजित है प्रत्येक स्थिति में, यानी प्लस में 1 और ये 271 से विभाजित। तो आप करिए क्या, पहले इसको इससे भागी दे के देख लीजिए, जितना से इस बचेगा, जो पूरा भाग जा रहा है उसको तो आप हटा ही दीजिए, जो बचेगा उसको लिख लीजिए। तो यानी कि आप करिए 4200 में
पहले 271 से भाग दे लीजिए। ठीक है, 271 से अगर भाग देते हैं तो कितना बनेगा, एक बार जाएगा तो यानी 271, 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है, और 11 में से 7 गए तो 4, 1 उतार लिया 0, तो कितना बनेगा, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 6 से देखिए 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16, ज़्यादा हो जाएगा। 5 से देखिए 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, 10 में से 5 गए तो 5। ठीक है, यहाँ बचे 8, 8 में से 5 गया तो 3 और 1, यानी कि 135 बचा। तो अब आप लिख सकते हो इसको क्या, कि नंबर जो बनेगा हमारा वो 135 के प्लस में 1, और ये 271 से डिविजिबल है। अगर ये 271 से डिविजिबल है तो के का मान आपको क्या रखना चाहिए, तो भाई कि अगर 135 का अगर हम डबल कर देते हैं तो 270 और 1 271 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्लियरली यहाँ से देख कर के की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, अगर के की वैल्यू 2 है तो क्या कह रहा है, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी हमारी 4200 दूनी 84, 84 प्लस में 1, यानी कि संख्या बनेगी, देखिए इनका एल संख्या बनेगी हमारी 4200 के प्लस में 1, ये बनेगी संख्या। ठीक है, तो के की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो 4200 दूनी 8400 प्लस में 1, यानी कि 8401। अब क्या कह रहा है, ये एन के अंकों का योग बताइए। अगर आप एन के अंकों का योग निकालेंगे तो कितना बनेगा, 8 प्लस में 4 प्लस में 0 प्लस में 1, यानी 8 से 12 और 1 13 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, रवीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा। ठीक है जी, एक तो है रवीश, और सोमा जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उस पुस्तक का केवल 5/8 भाग पढ़ा, एक है सोमा। ठीक है, देखिए हालांकि उनमें से प्रत्येक को अपनी अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ अभी पढ़ने शेष हैं, तो सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है। तो देखिए आप मुझे बताइए, अगर इस रवीश ने 4/5 भाग तो पढ़ लिया, जो पढ़ लिया वो तो है 4/5। ठीक है, तो जो नहीं पढ़ा वो कितना बचा, 1/5। ठीक है, और ये कह रहा है इस 1/5 की वैल्यू 120 है। ठीक है, जो बचा हुआ शेष है भाई वो तो 120 है। ठीक है, तो यहाँ से 1 यानी टोटल कितने पेज थे वो 12 पंजे 60, यानी कि 600। ठीक है, कह रहा है 600 का इसने केवल 4/5 हिस्सा पढ़ा है। ठीक है, 4/5 हिस्सा पढ़ा है तो 12 12 चौक 48, यानी कि 480 इसने पढ़ लिया। ठीक है, अब आप अगर सोमा की बात करते हो तो देखिए सोमा ने कह रहा है 5/8 भाग तो पढ़ लिया। अगर इसने 5/8 भाग पढ़ लिया तो जो नहीं पढ़ा वो भाग कितना बचा, 3/8। तो कह रहा है ये जो 3/8 भाग है ना, ये इसकी वैल्यू 120 है, क्योंकि 120 पेज बचे हुए हैं अभी शेष हैं। ठीक है, तो काटिए, 3 से काटेंगे 40 या 120, 4 8 20। तो हम कह सकते हैं जो टोटल पेज थे, एक की वैल्यू टोटल आ जाएगा हमारा कितना, 8 चौक 32, 320 पेज टोटल थे। ठीक है, जो इसने पढ़ लिए यानी कि 5/8 पढ़ लिए 320 के, यानी 320 के भाई 5/8 इसने पढ़ लिए ना, 5/8 तो काटिए, 8 चौक 32, 0 5 चौक 20, यानी 200 पढ़ लिए इसने। अब क्या कह रहा है, सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा। तो देखिए निकालिए इसको, सोमा ने पढ़ा है कितना, 200। सोमा ने रवीश के हिस्सा निकालना है, यानी सोमा ने पढ़े हैं 200 और इसने पढ़े हैं कितने, 480। ठीक है, तो कितना हिस्सा पढ़ा है वो निकालना है, 1 0 से 1 0, 4 से काटिए, 4 पंजे 20 और 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48, यानी 5/12 हिस्सा उसने पढ़ा है। ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, यानी कि
अर्थमेटिक मीन निकालना है इन संख्याओं का। तो देखिए ये तो बिल्कुल बेसिक इजी सवाल है, तो आप रखिए क्या 37 और 23 कितना हो गया 60, 60 और 65 कितना हो गया 105 और 85, ठीक है। तो कितना बन गया 105 और 85 190 अपॉन में ये संख्याएं कितनी हैं। देखिए थोड़ा कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। देखिए कितना 37 और 23 60, 60 और 65, 60 दूनी 120 यानी कि 125 बनेगा ये, ठीक है। 125 प्लस में 85 कितना बनेगा 5 और 5 10, 12 8 20 और 1 21 210। इसको कितने से डिवाइड करना है, कितनी संख्याएं हैं टोटल 4, 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 52.5 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आप इधर बाहर में क्या बनेगा 3 चौक 12 और 1 13, 13 बटे में 3, ठीक है, डिवाइड बाई इसमें देखते हैं 3 दूनी 6 और 2 8 बटे 3, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा सॉल्व करके आपके लिए 8 बटे 3 माइनस में, पहले इसको गुना को सॉल्व करिए 1 बटे 3 गुना में, इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए कितना बनेगा 2 चौक 8 और 1 9 बटे 2 माइनस में 3 3 9 और 1 10 बटे 3, तो 9 3 27 10 दूनी 20 7 बटे 6 बनेगा इसमें, और गुना में 1 बटे 3, तो ये बनेगा 7 बटे 6, तो कितना बनेगा ये 7 बटे 18, ठीक है। तो 8 बटे 3 माइनस में 7 बटे 18, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऊपर नीचे 6 से गुना कर लीजिए, तो 8 6 48 अपॉन में 6 तिया 18 माइनस में 7 बटे 18, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 13 बटे 3 गुना में, देखिए ये बन जाएगा हमारा कितना सॉल्व हो गया 48 में से 7 गए तो 41 बटे 18, ठीक है। तो इसको आप बदल के गुना में 18 बटे 41 लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 से कटेगा कितनी बार 6 बार, 13 6 78 अपॉन में 41 भाग दीजिए 41 से कम 41 बचेगा कितना 37 अपॉन में 41, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 4 बटे 5, तो देखिए मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ थोड़ा। ये मान लेते हैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा हमें गिवन है वो गिवन है 4 बटे 5, तो पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो 4 बटे 5 होगा। अगर ये 4 5 है तो ये कितना बनेगा हमारा 3, ठीक है। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, बस हो गया आपका सवाल। क्या कह रहा है 3 tan थीटा, तो देखिए 3 इंटू में tan थीटा कितना बनेगा हमारा 4 बटे में 3, ठीक है, माइनस में 5 इंटू में cos थीटा कितना बनेगा आपका 3 बटे 5 अपॉन में sec थीटा क्या बनेगा 3 इंटू में sec थीटा क्या बनेगा 5 बटे 3 माइनस में 4 इंटू में cot थीटा कितना बनेगा 3 बटे 4, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 में से 3 गया तो ऊपर तो बचा 1 अपॉन में 5 में से 3 गए तो नीचे बचा 2, तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये देखने में जितना लग रहा है ये उतना होगा नहीं, थोड़ा चेक करके देखते हैं। तो देखिए 12 पहले इसको सॉल्व करिए, 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2, माइनस 2 गुना में 4 कितना बनेगा -8, ठीक है। -8 में 8 का भाग देंगे तो कितना बनेगा -1, ठीक है। देखिए दोबारा मैं बताता हूँ, 5 में से 3 गया तो -2,
-2 में 4 की गुना करेंगे तो -8, -8 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा -1, तो बनेगा हमारा 12 -1 -8 प्लस में। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24 और 6/24 यानी कि 1/4, ये बनेगा हमारा 1/4। ठीक है, तो देखिए 8 और 1 9, 12 में से 9 गए तो 3 प्लस में 1/4, 4 3 12 और 1 13/4 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, नीचे देखते हैं। देखिए 15 नम्मा 135 भाग में, इसको देखते हैं 12 धाम के 120। ठीक है, यानी कि मैं अपॉन में ही लिख देता हूँ इसको, अपॉन में 120, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए, और ये बनेगा 6 दूनी 12, 12 अपॉन में 12 यानी कि 1। तो देखिए 15 अट्ठे 120, 15 नम्मा 135, 9/8 -1, 9 में से 8 गए तो 1/8। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए आप गुना में 8/1, 4 से दूनी 8, 13 दूनी 26, कहीं गड़बड़ हुई है। देखिए एक बार ऊपर वाला चेक करते हैं। देखिए 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा -2, 4 से गुना करेंगे तो -8 आ गया ब्रैकेट के अंदर, -8 में 8 से भाग देंगे तो -1। ठीक है, -1 है और माइनस बाहर है तो ये प्लस का होगा, ये गड़बड़ हुई थी हमसे। ठीक है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। 12 और 1 13, 13 में से 8 गया तो ये बनेगा हमारा 5/4। देखिए कितना बनेगा, ये 13 में से 8 गए तो 5 प्लस में 1/4, 5 चौक 20 और 1 21/4 बनेगा, और ये कितना आया हमारा 1/8, तो गुना में हो जाएगा ये 8/1, 4 से कटेगा 2 बार तो 1 की दूनी 42, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, बस ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। देखिए ए, बी और सी एक काम को 12, 16 और 24 दिनों में कर सकते हैं। लिख लेते हैं जी, ए, बी और सी कितने कितने दिन में कर रहे हैं, 12, 16 और 24 दिनों में करते हैं। तो इनका टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा इनका, एलसीएम 48। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, ए की आ जाएगी 12 चौक 48 4, बी की आ जाएगी 16 3 48 3, सी की आ जाएगी 24 दूनी 48 2। ठीक है, क्या कह रहा है, बी और सी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया। ठीक है, फिर सी काम छोड़कर चला गया, जिसके स्थान पर ए आ गया, शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए बी और सी ने 4 दिन तक काम किया। आप मुझे बताइए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 की एफिशिएंसी से इन्होंने 4 काम किया है तो कितना काम कर दिया है इन्होंने, 20। ठीक है, काम किया, फिर सी काम छोड़कर चला गया। ठीक है, सी ने काम छोड़ दिया, बचा कितना, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी बचा है, सी ने काम छोड़ दिया, तो 20 काम इन्होंने कर दिया, तो काम बच कितना रहा है, 28 काम को सी ने काम छोड़ दिया, तो ए और बी करेंगे, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 7 की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, 7 चौक 28, 4 दिन लग जाएंगे। ये आंसर है हमारा। ठीक है, ऑप्शन 3। मैं आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, द मोड एंड द मीन ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा आर इतने एंड इतने रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मीडियन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेज यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशन। देखिए एम्पिरिकल रिलेशन क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है मोड बराबर यानी बहुलक बराबर 3 मीडियन इनटू में 2 मीन। ठीक है, ये आप रख दीजिए। इसमें क्या पूछा है हमसे, दी मोड एंड मीन दे रखा है, मीडियन पूछा है, तो मोड कितना दे रखा है जी, 27.5, तो इधर लिख दीजिए आप 27.5 बराबर 3 इंटू में मीडियन हमें निकालना है, तो इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है,
ये माइनस आता है बीच में, सॉरी, ठीक है। माइनस में 2 मीन कितना 28.5, 28 दूनी 56 और 0.5 यानी कि 57 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 3 इंटू में x माइनस में 57, ठीक है। तो आप इनको जोड़िए, 57 को इधर ले आइए, 3x बराबर 27.5 और 57 को जोड़िए 0.5 और 7 और 7 14, 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। x की 3 से काट लीजिए इसको, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6 बचे 2, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो यानी कि मीडियन आ जाएगा हमारा 28.17। यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ ए कॉन, यानी एक कॉन यानी कि शंकु का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इफ द स्लैंट हाइट 32 मीटर है और डायामीटर है वो 48 मीटर है, ठीक है। तो बना लीजिए, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं ये कॉन है, ठीक है, और इसकी हमें स्लैंट हाइट गिवन है कितनी, ये एल गिवन है कितनी 32, ठीक है, और डायामीटर है बेस का कितना 48, तो रेडियस कितनी हुई 24, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो रेडियस गिवन है हमें वो है 24। तो देखिए रेडियस तो गिवन है 24 और मैं हाइट भी बना देता हूँ आपके लिए, ये है इसकी हाइट, ठीक है। रेडियस कितनी बनी हमारी 24। तो आप यहाँ एक चीज़ नोट कर रहे हो क्या, नोट करने वाली चीज़ ये है कि इसको देखिए, ये गिवन है हमें 8 गुना में 3, ये गिवन है हमें देखिए एल गिवन है हमें, स्लांट हाइट गिवन है 32 मीटर और डायामीटर है 48, तो रेडियस होगी 24। तो आप यहाँ ये हाइट निकाल लीजिए। पूछिए क्या है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको हाइट की भी ज़रूरत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, ये होता है पाई आर इंटू में आर प्लस में एल, आर और एल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए, देखिए पाई का मान रखिए 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 24, ठीक है, इंटू में आर प्लस में एल, 24 और 32 को जोड़ लीजिए, 4 और 2 6 और 3 और 2 5, ठीक है। काट लीजिए इसको, देखिए 7 से कटेगा ये 7 8 56, ठीक है। करिए 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 4 52 गुना में 8, ठीक है। गुना करिए 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 2 8 5 40 और 2 42, 4224 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/8 चाल से चलता है तो वह अपने गंतव्य पर अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय मिनट में कितना होगा। तो देखिए ये तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। अगर उसकी स्पीड पहले नॉर्मल स्पीड उसकी 8 थी और बाद में प्रेजेंट में उसकी स्पीड हो जाती है 8 से 7, तो उसका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम का रेशो 7 से 8 हो जाएगा। हमारे हिसाब से पहले 7 में पहुंचता था, अब 8 में पहुंच रहा है, यानी 1 यूनिट लेट पहुंच रहा है और सवाल के हिसाब से कह रहा है वो 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। यानी 1 की वैल्यू अगर 20 है तो नॉर्मल जो टाइम था उसका वो 7 था, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की 20 है तो 7 की कितनी हो जाएगी, 20 दूनी 20 सत्ते 140, यानी कि 140 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, तो टास्क कितनी है आपकी, देखिए इनको जो प्लस प्लस वाले हैं उनको जोड़ लीजिए और माइनस वाले को घटा दीजिए। ये आपको करना है भाई, ये तो करना ही पड़ेगा, इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए 81.7100, देखिए गलती नहीं होनी चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है।
मैं थोड़ा अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 198 प्लस प्लस वाले लिखिए पहले, 198 पॉइंट के बाद 2 जीरो और 2 जीरो, ठीक है। उसके बाद एक प्लस वाला ये लिखिए 9.0900, एक प्लस वाला ये लिखिए 1591 1591.4200, ठीक है। अब देखिए जहाँ खाली बचे उनके सामने अब 00 रख लीजिए, 0000, ताकि गलती नहीं हो, ठीक है। तो कितनी संख्याएं बनी प्लस प्लस वाली, 1 2 3 4, तो 4 हम लिख चुके हैं। पहले इनको आप जोड़ लीजिए, ठीक है, कितना बनता है। तो देखिए लास्ट में तो 20 ही आएगा। इधर देखते हैं तो 9 और 1 10 2 12 का 2 हासिल 1, ठीक है। 9 और 1 10 2 12 का 2 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 9 18 1 19 और 1 20 की 0 हासिल का 2, ठीक है। और 9 और 8 17, 17 और 9 26 और 2 28 हासिल का 2, 5 और 1 6, 6 और 2 8, ठीक है। और यहाँ बचा 1, इतना बचा, ठीक है, प्लस का। और माइनस का कितना है, 2071, देखिए 2071.1985 में से इसको घटा दीजिए, ये माइनस का है और ये प्लस का है। प्लस का क्या है 1880.222, तो देखिए 5 का 5 आ जाएगा, 8 में से 2 गए तो 6, 9 में से 2 गए तो 7 और 11 में से 2 गए तो 9, 97 65 आएगा लास्ट में, जो कि एक ही ऑप्शन में आप देख सकते हैं यही आंसर होगा। बाकी आप और सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं, इधर आएगा 0 पॉइंट के बाद, ठीक है। और 17 में से 8 गए तो 9, 19 में से 18 गए तो 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, ऑप्शन 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 8 पेनों को 75 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, ठीक है। तो कह रहा है 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए 372 पेनों को कितने बेचना होगा। देखिए 8 पेनों को 75 कितने में 75 रुपये में बेचने पर कितने की हानि होती है, 75 यानी कि 75, ठीक है, बराबर कितने पेनों को 372 रुपये में बेचने पर 24% का लाभ होगा, यानी कि 124, ठीक है। बस इसको आपको सॉल्व करना है, करिए। कैसे करेंगे, 75 से 75 कट जाएगा, इससे कटेगा ये 24 72 यानी कि 3 बार, तो x का मान आ जाएगा 8 3 24, ये आंसर है, ठीक है, ऑप्शन 4। इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक 8 अंकीय संख्या दे रखी है जो कि 11 से विभाज्य है, तो a का मान बताइए। तो लिख लीजिए इसको 256,139A4। तो ये अगर 11 से विभाज्य है तो इसके अल्टरनेट डिजिट्स का सम का डिफरेंस वो 0 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 प्लस में a, ठीक है। और देखिए 5 और 1 6, 9 और 6 15, 15 और 4 19, इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 19 में से 11 गए तो माइनस का 8 बचेगा, a माइनस 8। तो यहाँ देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि 0 आने के लिए यहाँ 0 आ जाए, ऐसी a की वैल्यू हम क्या रखें, तो a की वैल्यू हमें 8 ही रखनी पड़ेगी, यही हमसे पूछा है, 8 ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, k किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः 50 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तो k का मान बताइए। तो देखिए भाई अच्छा क्वेश्चन है ये। जो हमारी एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही होती है, बिल्कुल। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है जी, यहाँ देखिए 250
और 50 300 और 120 यानी कि 420, ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम। तो देखिए यहाँ जो एवरेज स्पीड है ना वो हमें दे रखी है 42, ये 42 के बराबर दे रखी है। तो ये 42 आने के लिए यहाँ नीचे क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए 10। थोड़ा देखिए मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ नीचे आना चाहिए 10 क्योंकि 0 से 0 कट जाएगी 42 आ जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, और टाइम हमारा क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी कितनी दे रखी है जी, 250 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, यानी 250 बटे मैं लिख देता हूँ, चलो ये लगेगा 250 बटे में 50 प्लस में 120 को वो के की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और 50 को चल रहा है, 50 को चल रहा है वो 25 की स्पीड से, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या कि देखिए ये तो 1 0 से ये तो कटेगा यहाँ 5 बार और ये कटेगा यहाँ 2 बार, 5 और 2 7, तो इसमें कितनी वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ 3 आनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल 3 आनी चाहिए ना। अगर 3 आने के लिए यहाँ के की क्या वैल्यू रखें कि 3 आ जाए, 40 थी 120, तो इसलिए मतलब के की वैल्यू हमें 40 रखनी पड़ेगी। तो ये पूछा क्या है, के का मान पूछा है, तो 40 ही आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सवाल अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। एक आयत का विकर्ण है 53 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल है 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का परिमाप बताइए। देखिए ये भी थोड़ा आपके लिए कैलकुलेटर हो सकता है, बाकी सवाल तो टफ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। देखिए मान लेते हैं ये एक आयत है, ठीक है, और इसका विकर्ण हमें दे रखा है कितना, विकर्ण दे रखा है 53 है ना, ठीक है, विकर्ण दे रखा है हमें 53 और क्षेत्रफल दे रखा है हमें 1260, यानी L लेंथ है और B ब्रेड्थ है, B ब्रेड्थ है, ठीक है। तो देखिए हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से कि L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर बराबर इस हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर बराबर 53 का स्क्वायर, ठीक है। तो L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 2809 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए हमें एरिया दे रखा है, एरिया बराबर होता है हमारा L इंटू बी, बराबर दे रखा है कितना 1260, ठीक है। अब आप एक काम करिए, क्या करना है कि L प्लस बी का आप होल स्क्वायर निकालिए, ठीक है। अगर L प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो L स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2LB, ठीक है। तो देखिए यहाँ से L स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मान कितना है 2809, प्लस में LB का कितना है 1260, तो 2LB का कितना हो जाएगा 2520, जोड़िए 9 का 9 आ जाएगा, ठीक है, 2 का 2 आ जाएगा, और ये 5329 आ जाएगा। तो देखिए कितना बनेगा हमारा कि L प्लस में B का होल स्क्वायर बनेगा 5329। तो आपको देखिए 7 7 49 यानी कि 3 3 9, ये 73 का स्क्वायर है ये, ठीक है, 73 का स्क्वायर है। आप करके देखिए 3 3 9, 7 1 की दूनी 42, 2 7 7 49 और 53, ठीक है, ये 73 का स्क्वायर है। हम तो कह सकते हैं L प्लस में B आ जाएगा 73, और हमारा जो परिमाप होता है वो होता है 2 पेरीमीटर होता है 2 इंटू में L प्लस में B, ठीक है। तो L प्लस बी का मान 73, तो 2 गुना में 73 बराबर 146 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 2, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, कृतिका ने एक निधि को 25% वार्षिक ब्याज दर पर 64,000 रुपये 1 वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए।
तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। आप मुझे बताइए, अगर देखिए रेट गिवन है हमें 25%, ठीक है, तो ये है पर एनम, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 25/2%। इसको फ्रैक्शन में लिखें तो 25/2 गुना में 1/100, 25 चौका 100 यानी कि कितना बनेगा हमारा 1/8, ठीक है। और क्या कह रहा है, 1 वर्ष के लिए, तो 1 साल में हाफ ईयरली के कितने टाइम पीरियड बनेंगे, 2 साइकिल बनेंगे, ठीक है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखें, अगर हमारा प्रिंसिपल 8 था तो 1 साल में कितना हो गया 9, यानी 1 का ब्याज मिला तो 9 हो गया, ठीक है। तो अगर ये 1 साल की कहानी है तो 2 साल की देखें तो कितना बनेगा 8 8 64 और 9 नाम 81। तो आप मुझे खुद ही बता दीजिए कि यहाँ से ब्याज कितना बना। भाई प्रिंसिपल 64 से 81 हो गया तो कितना बना ब्याज 17। अब कह रहा है ये प्रिंसिपल 64 नहीं, ये तो 64,000 है, ठीक है। यानी कि 64 की वैल्यू अगर 64,000 है तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17,000। यही पूछा है हमसे CI, आंसर होगा हमारा 17,000। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक संख्या में 23/3 जोड़ने पर 25/6 हो जाती है। मान लेते हैं कोई संख्या x है जिसमें 23/3 अगर हम जोड़ते हैं तो संख्या हो जाती है 25/6। तो वो संख्या बताइए। x बराबर 25/6 माइनस में, देखिए हम इसको 23 दूनी 46, ऊपर नीचे 2 से गुना करके 46/6 लिख सकता हूँ मैं इसको। अब देखिए माइनस की आएगी क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, तो 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, माइनस का 21/6, 2 3 से काटिए, 3 7 21, 3 दूनी 6, माइनस का 7/2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार तो 54 है और बराबर प्रत्येक बराबर भुजा है वो है 45 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं आपके लिए थोड़ा डायग्राम बना के समझा देता हूँ क्या कह रहा है ये। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखी है हमें, जिसमें कह रहा है कि आधार तो है 54, ठीक है, और जो प्रत्येक बराबर भुजा है वो है 45 45, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 27 27 बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर समद्विबाहु त्रिभुज में डालते हैं तो वो मिड पॉइंट पर जाके मिलता है, ये दोनों बराबर होंगी 27 27 की, ठीक है। तो आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, क्या कि ये तो है 9 गुना में 3, ये क्या है 9 गुना में 5, तो ये कितना होगा 9 गुना में 4, यानी कि 36 होगी हमारी हाइट। अब आपसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है, एरिया नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे कि एरिया होता है हमारा 1/2 बेस इंटू में हाइट, बेस कितना है 54 और हाइट अभी आप निकाल चुके हो कितनी 36, ठीक है। काट लीजिए, 2 से काटेंगे 18 बार, गुना करिए, 18 चौक 72, 7 18 पंजे 90 और 7 97, 972 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, शुभम ने एक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त किए, प्रतिशत बताना है। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है भाई, 345 उसने प्राप्त किए कितने में से 600 में से, तो 100 में से परसेंटेज के लिए कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से भाग दीजिए, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 57.5% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है देखिए ये तो है जो ब्लू वाला वो तो कंपनी ए है और रेड वाला कंपनी बी है। तो क्या कह रहा है, दोनों कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर वेतन पर किया गया व्यय, वेतन यानी कि सैलरी, सैलरी पर इन दोनों ने कितना किया है, तो इन दोनों को आप जोड़ लिए, ठीक है, जोड़िए। तो देखिए 2 और 7 9, 2 और 7 9, 5 और 1 6, ठीक है, 7 और 1 8 और 5 और 4 9, ठीक है। उनके द्वारा कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए
व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर था। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना व्यय किया गया है जी, उन पर जोड़िए और उसका बताना है प्रतिशत। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो 808, ठीक है, मैं इनको जोड़ रहा हूँ इन दोनों को, 808, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9, 7 5 12, ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए। तो देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 4 से अगर हम इसको काटते हैं तो 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 दूनी 4 सत्ते 28, ठीक है, और 4 से कटेगा ये 25 बार, और देखिए ये लगभग 32 तिया 96 होता है तो लगभग 3 बार जाएगा, तो 25 तिया 75% के आसपास कर, यानी कि 76% है, आसपास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो 76% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कंप्लीट हो गए ये टोटल 35 क्वेश्चंस। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा समझाए गए जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। देखिए मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को आप सबसे पहले रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको जो मैंने समझाया है ये लेक्चर कंप्लीट एज इट इज़ आपको इसी का पीडीएफ चाहिए तो आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम मैथ्स के नाम से ही है, ठीक है, HS एग्जाम मैथ्स के नाम से मेरा चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको एज इट इज़ सॉल्यूशन के साथ में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो देखिए मुझे सपोर्ट कीजिए इसी तरीके से। अभी ये जो CVT 2 के क्वेश्चंस हो चुके हैं, अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि जो CVT 1 के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अगर आप कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो मैं डेली आपके लिए एक एक दो दो लेक्चर बनाता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।